सर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। हाँ सर, फाइनल अकाउंट क्या होता है, हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, एक पीएल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग आप अनम्यूटेड रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपने यहाँ पे क्या लिखते थे सर, सारा डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे परचेज, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, एक्साइज ड्यूटी, कुछ भी अगर गुड्स को लाने के लिए खर्चा लग रहा है, कैरेज इनवर्ड। इसके अलावा सर यहाँ पे लिखते थे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, तब इससे निकल कर आता था जीपी। फिर हम लोग बनाते थे सर पीएल, सर पीएल में यहाँ पे जीपी को लिखते थे, और भी कोई भी अदर इनडायरेक्ट इनकम होता था, इनडायरेक्ट इनकम इसको यहाँ लिख लेते थे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को यहाँ लिख देते थे। तब मेरा जाके जो आता था उसको बोलते थे नेट प्रॉफिट। और सर उसके बाद बनाते थे हम लोग बैलेंस शीट, जिसमें इधर में लायबिलिटीज और इधर में एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, डेटर, ये सब इधर, कैपिटल, लोन, आउटस्टैंडिंग, ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, ये सब लायबिलिटी में। ये हम लोग किसको देख के बनाते थे सर, ट्रायल बैलेंस गिवन होता था। अब लेकिन आपको जब एग्जाम में सम देगा तो ट्रायल बैलेंस तो देगा ही देगा, जिसको देख के आप ये आइटम का पुटिंग करोगे। लेकिन सर हमको नीचे कुछ अदर एडजस्टमेंट या नोट्स बोल के क्वेश्चन में देगा। 31 मार्च के दिन लिपिका, मेरा बहुत सारा ऐसा एडजस्टमेंट्स है जिनका हम लोग जर्नल एंट्री पास नहीं किए होते पूरे साल में, उनको 31 मार्च यानी जिस दिन हम बैलेंस शीट फाइनलाइज कर रहा है, अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर रहा है, उस दिन हम लोग उनको भी फाइनल अकाउंट के थ्रू डील करते हैं। यही है हमारा एडजस्टमेंट का स्टोरी। कई एक ऐसा आइटम है जो ये ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि उनका जर्नल पास नहीं हुआ था। सर गलती हो गया, नहीं गलती नहीं हुआ सर, हुआ ये कि ईयर एंड के दिन ही पता चलता है ये सब कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो उनका डबल इम्पैक्ट करना होता, क्योंकि हर जर्नल का दो इम्पैक्ट होता है ना, कुछ डेबिट हो रहा है तो कुछ क्रेडिट हो रहा है, हर जर्नल का दो इम्पैक्ट है। कुछ अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो कुछ टू लिख के क्रेडिट भी कर रहे हैं, है ना। हाँ सर। तो सर जी अगर कोई एंट्री हुआ ही नहीं है तब आप उसको डबल इफेक्ट कैसे डालेंगे, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में ऐड या लेस करके। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में जो आइटम लिखे हैं उनमें ऐड या लेस करके हम उसका इम्पैक्ट डालेंगे। यही है मेरा एडजस्टमेंट का स्टोरी। एक एक करके एडजस्टमेंट का बात करते हैं। जनरली सर कितना एडजस्टमेंट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो 17 एडजस्टमेंट है। हम पूरा 1-2 पेज में 3 पेज में ये मेरा नोट्स है बेटा, जिसमें हर एडजस्टमेंट का 2-2 इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा वो हम पूरा समरी बनाया देखो। और इसका जर्नल एंट्री क्या होता है वो भी लिखा है। आपको एग्जाम में जर्नल काम का नहीं है उतना फाइनल अकाउंट बनाते वक्त, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सर वो बात बाद में कर लेंगे, पहले आप हमको पूरा पुटिंग बताइए कि फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ ऐड होगा और कहाँ लेस होगा, ठीक है। यस सर। तो नंबर 1 एडजस्टमेंट है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। नंबर 1 एडजस्टमेंट एग्जाम में ये रहेगा ही रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह कहाँ जाता है सर, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में, ठीक है। तो देखो हम यहीं पे लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के करंट एसेट में। मतलब क्लोजिंग स्टॉक दोनों, ठीक है, दोनों में भी रहेगा। हाँ हर आइटम दो जगह जाएगा बेटा। ये जो भी एडजस्टमेंट का बात करने जा रहे हैं ना, 17 आइटम है, लेकिन हिसाब से 17 नहीं, मेन 13 ही है। इनका हर का इम्पैक्ट 2-2 जगह होगा, ठीक है। सर क्यों हो रहा है ऐसे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्लोजिंग बच गया
वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों जा रहा है वो पहले तो समझो। बेटा ओपनिंग कहाँ लिखते हो? डेबिट में। इस साल जो खरीदे वो कहाँ लिखते हो? डेबिट में। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है इसी में से तो बचा है, तो जब स्टॉक आ रहा है तो इधर लिख रहे हो, तो जो बच गया उसको क्रेडिट में लिखना ही है इनकम की तरह। आगे बिकेगा तो कमाई आएगा। और बैलेंस शीट में ये एसेट है क्योंकि जो स्टॉक पड़ा है ये मेरे हक का है, हम इसको अपनी मर्जी है वैसे स्टॉक यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एग्जाम में देता है ना आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग कैरेज आउटवर्ड, आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड। सर आउटस्टैंडिंग का मतलब जो खर्चा देना बाकी है। बेटा जी अब याद करो जब अपने स्पेशल जर्नल एंट्री सीख रहे थे तब अपने क्या बोले थे, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो था कौन से ईयर को बिलोंग कर रहा है? करंट ईयर को। तो ये मेरे करंट ईयर के पीएल में आना चाहिए। या ट्रेडिंग में अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो ट्रेडिंग में, और आउटस्टैंडिंग रेंट या सैलरी है तो पीएल में। तो बेटा जी उस आइटम के साथ ले जाके इसको ऐड कर दो। अगर ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो एक तो वेजेस में ऐड कर दोगे, और अगर ये आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट में मतलब पीएल में ऐड कर दोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो पीएल में ऐड कर दोगे सैलरी के साथ। क्लियर है बात? क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंस है तो इसको पीएल में आना चाहिए या ट्रेडिंग में आना चाहिए, इसलिए वहां ऐड कर लिया। लेकिन ये अभी देना बाकी है तो एक टाइप का लायबिलिटी भी है। हाँ। तो दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो ये देखो यही लिखे, एक तो पीएल अकाउंट में या जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जहाँ का भी आइटम है उसके डेबिट में जाके ऐड हो जाएगा उस आइटम उस एक्सपेंस के साथ। और दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी। ठीक बात ना? इसका अगर एक एग्जांपल में समझो था कि अगला 4 फटाफट क्लियर हो जाए। मान लो मेरा एक अकाउंटेंट है, उसको हम सैलरी देता है पर महीना 15,000 रुपये। तो अप्रैल महीने का सैलरी हम उसको मार्च में देगा, मार्च महीने का सैलरी हम उसको जून में देगा, जुलाई अप्रैल महीने का मई में, मई महीने का जून में, जून महीने का जुलाई में, जुलाई महीने का अगस्त में। हर महीने के अगला महीना सैलरी देते हैं ना। तो बेटा जी हम अप्रैल से लेके उसको फरवरी तक का सैलरी तो दे दिया, क्योंकि फरवरी का सैलरी हम उसको मार्च में दे देते हैं। लेकिन जो मार्च महीने का सैलरी है वो तो देना बाकी रह गया। अप्रैल में देगा ना वो तो नेक्स्ट ईयर। लेकिन वो बिलोंग कौन से ईयर को करता है? करंट ईयर को। मान लो 2021-22 का हम ये अकाउंट बना रहे हैं तो अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक का अकाउंट बना रहे हैं, है ना? तो ये जो मार्च महीने में तुम मेरे यहाँ काम किए इसका सैलरी दे भले हम अप्रैल में रहे, लेकिन ये बिलोंग तो मार्च को ही करता है, यानी करंट ईयर को करता है 21-22 को। तो जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं, जब हम पीएल बना रहे हैं तो हम सैलरी में तो 11 महीना का सैलरी लिखा ना, 15,000 इंटू 11 महीना 1,65,000 लिखा जो दे दिया एक्चुअली में सैलरी टू बैंक, सैलरी टू बैंक, सैलरी टू बैंक करके। लेकिन ये जो 1 महीने का सैलरी है वो तो पीएल में आना चाहिए, क्योंकि पूरे हिसाब से 15,000 इंटू 12 करते तो कितना आता? 1,80,000 सैलरी आता सर आप। लेकिन क्योंकि आप 11 महीने का अब तक पेमेंट किए, 1 महीने का बाकी है, आप तो हर महीने जब जब सैलरी दे रहे हो तब तक सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक जनरल एंट्री पास कर रहे हो। आपका बगल में कोई और डिवाइस है क्या? तो कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? लग रहा है कुछ और डिवाइस बज रहा है वहाँ पे, इसके कारण वाइब्रेट हो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी टू बैंक हुआ, हर महीने 11 महीने का एंट्री, तो 15,000 इंटू 11 मंथ का एंट्री तो हो गया, जो कि कितना हुआ? सर 1,65,000।
हाँ, तो 1,65,000 सैलरी पे हुआ है, तो हम उतना का एंट्री किए होंगे, 15,000 का देना बाकी है, तो उसको यहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए, तभी तो 1,80,000 होगा। क्योंकि हम क्या बोला था, करंट ईयर का जितना सैलरी है पूरा यहाँ आना चाहिए। तो इसका दो इम्पैक्ट क्या हुआ सर, एक तो सैलरी में ऐड होगा या जिस भी एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग है उस एक्सपेंस के साथ ऐड होगा वो, और उसके अलावा बैलेंस शीट में क्योंकि देना बाकी है इसलिए लायबिलिटी में लिखा जाएगा। तो एक तो पीएल में ऐड हो गया, एक बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला गया 15,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग वेजेस जो भी बोल के। यस सर। क्लियर है? नेक्स्ट वाला और इजी, अब अगला 3 फटाफट हो जाएगा क्योंकि इसमें जो टाइम लगा वो लॉजिक समझाने में। अब अगला क्या बोला, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता है ना, एडवांस दे दिए। तो सर ये क्या होना चाहिए, जैसे आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ तो प्रीपेड को उस एक्सपेंस से माइनस कर देंगे, और किसी को एडवांस पैसा दे दिए हैं तो ये मेरा एसेट बनता है, मेरा हक, कि हम बाद में उसको एडजस्टमेंट करें। देखो हम 15,000 करके पूरा सैलरी दिया तुमको, अप्रैल से मार्च तक का सैलरी दे दिया था, तो 1,80,000 दे दिया था, तो हम 1,000 का सैलरी, 1,80,000 का सैलरी टू बैंक एंट्री कर लिया था। मान लो तुम मेरे से मार्च महीने में अप्रैल और मई का भी सैलरी मांग ली नेक्स्ट ईयर का, तो ये दोनों महीना का 15-15 30,000 हम तुमको एक्स्ट्रा दे दिया है ना। तो हम तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री पास कर लिया, यानी मेरे पीएल में कितना चला गया, 1,80,000 तो करंट ईयर का गया ही, प्लस 35,000 अगले साल का भी चला गया। मतलब मेरे पीएल में सैलरी दिख रहा है 2,10,000, लेकिन सर यहाँ तो 30,000 एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको हटा लीजिए। तो देखो अल्टीमेटली आ गया ना 1,80,000 जो करंट ईयर का सैलरी है एक्चुअली में। तो इसीलिए क्या बोले, पीएल से माइनस करो या जिस भी आइटम का वो है, अगर वो प्रीपेड वेजेस होता तो वेजेस से माइनस हो जाता ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है? यस सर। और बैलेंस शीट में क्या बोल के चला जाता, सर आपको आगे इसका एडजस्टमेंट करने का राइट है, हक है, मतलब इसको एसेट की तरह लिखो। तो बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या हुआ, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस से ऐड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी। वैसे प्रीपेड एक्सपेंस का क्या हुआ, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस से माइनस और बैलेंस शीट में एसेट। ठीक है? वैसे देखो एक्रूड इनकम, इनकम मिलना बाकी है, जैसा आउटस्टैंडिंग का कहानी था वैसे इसका कहानी, कुछ भी देना लेना बाकी है उनका स्टोरी सेम है, और कुछ भी एडवांस में दे दिए या एडवांस में ले लिए उनका स्टोरी सेम है। सर आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम का क्या होगा, सर सेम, जिस भी इनकम का वो आइटम हो उसके साथ ऐड कर लो, और बैलेंस शीट में क्योंकि पैसा हम एडवांस किसी को, मेरे को मेरा इनकम मिलना बाकी है, मेरा हक है, तो बैलेंस शीट में एसेट में चला जाएगा। ठीक है? मतलब जब पीएल बनाएंगे, मान लो कोई हमको इंटरेस्ट या कमीशन एडवांस में दे दिए, तो यहाँ कमीशन जो लिखा है पीएल के क्रेडिट में उसमें ऐड कर लेंगे एक्रूड कमीशन, मिलना बाकी है, और बैलेंस शीट में क्योंकि ये मिलना बाकी है तो मेरा हक का पैसा है तो एसेट साइड में चला जाएगा एक्रूड कमीशन। ठीक है? वैसे बेटा जी प्री रिसीव्ड इनकम का भी, प्री रिसीव्ड मतलब कोई एडवांस में कमाई दे गया तो उसको उस पर्टिकुलर इनकम से पीएल में, मान लो कोई इंटरेस्ट हमको एडवांस में दे दिया तो इंटरेस्ट से माइनस कर लीजिए, प्री रिसीव्ड बोल के, एडवांस बोल के, और ये क्योंकि एडवांस में पैसा मिला तो मेरा एसेट है कि लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में लिख लीजिए एडवांस रिसीव्ड या एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है? तो सर अगर पैसा मिलना बाकी है तो इनकम में ऐड हो जाएगा, और पैसा एडवांस में मिल गया है तो इनकम से माइनस हो जाएगा। मिलना बाकी है तो मेरा हक है इसलिए एसेट में चला गया, और देना बाकी एडवांस में मिल गया तब काम करके देना मेरा जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में चला गया। तो चारों आइटम खत्म। नेक्स्ट आ गया डिप्रिसिएशन, बहुत इजी आइटम है सर। एक तो ये मेरा खर्चा और एसेट के वैल्यू को कम करता है। डिप्री का मीनिंग यही है ना, एक टाइप का एक्सपेंडिचर है जो एसेट के वैल्यू को कम करता है। तो सर खर्चा तो पीएल में डाल दीजिए पहले तो, डिप्री बोल के, मशीन का, फर्नीचर का, लैंड बिल्डिंग का जिसका डिप्रिसिएशन हो रहा है यहाँ डाल दीजिए।
और दूसरा बात, बैलेंस शीट में जिस भी एसेट से उस एसेट से माइनस कर दूंगी। ठीक, जैसे इसका दो ट्रीटमेंट क्या हुआ, पीएल में डेबिट में चला जाएगा एज एन एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में एसेट से रिड्यूस हो जाएगा। देखो हम सबका समरी या एरो बना बना के लिख दिया है बेटा। देखो ये लिखा है पीएल में डेबिट में चला जाएगा, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट से माइनस हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अगला 3 आइटम में बेटा भाई भाई है। बैड डेट बोलो, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोलो या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बोलो, अगला तीनों आइटम भाई भाई है, ट्रीटमेंट सेम है। क्या सेम है सर? देखो बैड डेट हो या प्रोविजन फॉर बैड डेट हो, मतलब बैड डेट मतलब मेरा डेटर बोल दिया है पैसा नहीं देगा, और प्रोविजन फॉर बैड डेट मतलब मेरे को लग रहा है पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर बात? हाँ सर। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर मतलब मेरे को लग रहा है डेटर इतना डिस्काउंट मांगेगा। सर तीनों का ट्रीटमेंट सेम है, पीएल के डेबिट में लिख दीजिए और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस कर दीजिए, चाहे वो बैड डेट हो, चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेट हो, चाहे डिस्काउंट ऑन डेटर हो, तीनों ही डेटर को कम करता है ना। हम लिपिका से 1 लाख रुपया पाता था, मेरा एग्जांपल देखना, हम लिपिका से 1 लाख रुपया पाता था, लिपिका हमको खुद ही बोल दिया सर 10,000 नहीं दे पाएंगे, तो 10,000 तो बैड डेट हो गया। अभी भी 90,000 पाते हैं, मेरे को लग रहा है 10% वो और नहीं देगी, तो हम 10% का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट पीवीडीडी बना लिया, 9,000 रुपया, 90,000 का 10%, अभी भी 81,000 पाते हैं। अब हमको लग रहा है वो 5% का डिस्काउंट भी मांगेगी, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बोल के भी हम एक पीडीडी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बोल के भी 5%, 81,000 का 5% कितना होगा, 4,050 रुपये। 81 में 4,000 गया 77 और 50 गया 76,900। इतना रुपये हमको अल्टीमेटली लिपिका से मिल सकता है मतलब। तो देखो इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले बैड डेट माइनस करो, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट माइनस करना, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, मतलब माइनस करने के बाद बैड डेट माइनस करने के जो वैल्यू बचे उस पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पे माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचे उस पर पीडीडी कैलकुलेट होगा। ठीक बात? तीनों का ट्रीटमेंट सेम है सर। एक तो जब बैलेंस शीट में ये डेटर में चला जाएगा, ऐसे ही देखो ये मेरा डेटर होता तो ये मेरा बैलेंस शीट होता, तो डेटा लिखते 1 लाख और तीनों माइनस करके फाइनल फिगर लिख देते, और ये तीनों फिगर कहाँ चला जाएगा सर, पीएल के डेबिट में। बैड डेट बोलो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बोलो, या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बोलो, तीनों का तीनों ही सर पीएल में एज एन एक्सपेंस डेबिट साइड में चला जाएगा। क्लियर है मेरा बात? यस सर। तो ये भी क्लियर है कि किस परसेंटेज जो लगेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का या प्रोविजन फॉर बैड डेट का, दोनों किस पे कैलकुलेट होगा। हाँ, ये सिंक्रोनाइजेशन मत भूलना कि सबसे पहले बैड डेट माइनस होगा, फिर जो वैल्यू बचेगा उस पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, फिर जो वैल्यू बचेगा उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, और ट्रीटमेंट सेम है, तीनों पीएल के डेबिट में जाएगा और डेटर से माइनस होगा। तो देखो 9 आइटम खत्म। अगला आइटम भी बेटा उल्टा है, खाली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। जैसे हमको लग रहा है कि मेरा डेटर पैसा मारेगा या वो मेरे से डिस्काउंट मांगेगा, वैसे ही हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि क्रेडिटर मेरे को थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो दे ही देगा। हाँ जी ना? तो ये आपका फायदा होगा कि नुकसान, अगर आपको क्रेडिटर आपको डिस्काउंट देता है या दे सकता है, फायदा है। तो देखो फायदा होगा। तो नुकसान कहाँ जा रहा था, तीनों पीएल के डेबिट में, तो फायदा कहाँ चला जाएगा, पीएल के क्रेडिट में। और ये तीनों कहाँ से माइनस हुए थे, डेटर से, ये कहाँ से माइनस हो जाएगा, क्रेडिटर से बैलेंस शीट। ठीक? हाँ। तो 10 आइटम खत्म। 11वां और 12वां एक जैसा ही है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, बिजनेस के लिए खर्चा, ओनर बिजनेस में जो पैसा लगाया है ओनर उस पर ब्याज मांग रहे हैं, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है।
बिजनेस एक्सपेंस देगा ओनर को, हाँ तो ये पीएल के डेबिट में जाएगा। और दूसरा बात, बैलेंस शीट में कैपिटल से ऐड हो जाएगा। गुड। वैसे ही ड्राइंग का क्या होगा, ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, पीएल के क्रेडिट में लिख दो और बैलेंस शीट में एज ए ड्राइंग कैपिटल से माइनस कर दो। क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो होता क्या है ना, यहाँ कैपिटल लिखते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट, माइनस कर देते हैं ड्राइंग, ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है सर एक डाउट है, कैपिटल बोलो। और ड्राइंग तो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। हाँ ठीक, नहीं 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 बेटा, ये डायरेक्टली रिलेटेड प्रोडक्शन से नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड तो सारा ही खर्चा है। क्या एडवर्टीजमेंट बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है क्या? लेकिन वो पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में क्यों जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसको बोलते हैं जो मेरा मेन ट्रेडिंग या मेन मैन्युफैक्चरिंग को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। मेरा अगर हम रॉ मटेरियल खरीद के नहीं लाए, या गुड्स खरीद के ही नहीं लाए, या लाने का भाड़ा खर्चा नहीं किए, या मशीन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिए, तो मेरा प्रोडक्शन डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। यस, इसीलिए वो सब पीएल में ट्रेडिंग में जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के। लेकिन एडवर्टीजमेंट नहीं करने से क्या प्रोडक्शन बंद हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं करने से क्या प्रोडक्शन बंद हो जाएगा? हम कैरेज इनवर्ड नहीं बोल रहे, कैरेज आउटवर्ड नहीं। रेंट नहीं देने से, सैलरी नहीं देने से सर लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन तुरंत बंद नहीं होगा। वो तुम्हारे प्रोडक्शन को कम बेसी नहीं करता, तो वो तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर ओनर को ब्याज नहीं दोगे, क्या बिजनेस बंद हो जाएगा या प्रोडक्शन कम बेसी होगा? नहीं, ये तुम्हारा इनडायरेक्ट है। तो मेरा पॉइंट क्या था यहाँ पे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो पीएल के डेबिट में जाएगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो पीएल के क्रेडिट में जाएगा और ड्राइंग के नाम से कैपिटल से माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन लोन, सर अगर इंटरेस्ट ऑन लोन अभी देना बाकी है, दिए नहीं है, देना बाकी है, तो एक तो खर्चा इसलिए पीएल के डेबिट में जाएगा और बैलेंस शीट में लोन के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि देना बाकी है, भी एक लायबिलिटी हो गया। लोन तो ऑलरेडी एक लायबिलिटी है मेरा बैलेंस शीट में, है ना? अब प्लस इंटरेस्ट भी देना बाकी है तो वो एक और लायबिलिटी होगी, और एक पीएल में तो जाएगा ही क्योंकि वो मेरा खर्चा है। ब्याज देना मेरा एक एक्सपेंसेस है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आइटम पे आ जाते हैं, खत्म पे हम लोग ऑलमोस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन तक हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस, मतलब हम किसी को लोन दिए हैं। जब लोन बोरोड बोलते हैं मतलब लोन लिए हैं, और जब लोन एडवांस्ड बोलते हैं मतलब किसी को लोन दिए, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट हो गया ये। हम किसी को लोन दिए, ठीक है? तो बेटा जी इस पे हमको ब्याज मिलेगा कि हमको देना है? मिलेगा, तो ये मेरे लिए इनकम हुआ। तो इनकम हुआ तो पीएल के क्रेडिट में जाएगा और बैलेंस शीट में जो भी लोन या इन्वेस्टमेंट बोल के वैल्यू है उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर मिलना बाकी है तो। अगला तीनों बहुत ही काम का आइटम है। यहाँ पे दो एक एडजस्टमेंट गायब है, हम उनका बात भी करेगा नहीं है, ये रहा। ये एक्सीडेंट वाला बात हम लास्ट में करेगा। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री सैंपल, अगर हम फ्री में गुड्स बांट रहे हैं, जनरल एंट्री क्या होता था याद है? इसका जनरल एंट्री का बात किए थे। फ्री सैंपल बांटना मतलब एडवर्टीजमेंट करना, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज करते थे ना, तो देख लो वही ट्रीटमेंट भी हो रहा है। पीएल के डेबिट में एडवर्टीजमेंट बोल के लिख देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट से परचेज से माइनस कर देंगे, परचेज कम हो गया। हाँ। ठीक है? वैसे गुड डिस्ट्रीब्यूटर है चैरिटी, हम दान धर्म कर दिए, तो सर सेम आपका ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से कम हो जाएगा और आपका पीएल में एज ए चैरिटी चला जाएगा। यहाँ ये रॉन्ग हो रहा है, ये पीएल में जाएगा। ठीक है? जैसे एडवर्टीजमेंट लिखे ना पीएल में, वैसे पीएल में चैरिटी बोल के लिख दो।
ठीक है। और वैसे ही अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, गुड्स निकाल के विड्रॉ कर लिए, आपके स्टेशनरी का बिजनेस है, 10 पेंसिल बॉक्स आप घर ले गए अपने घर के लिए, तो सर ये भी तो एक टाइप का गुड्स को कम कर रहा है, तो परचेज से माइनस होगा और ड्राइंग्स में बोल के कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ठीक है। यस सर। आखिरी एडजस्टमेंट भी आ रहे हैं और एक एडजस्टमेंट बचेगा जो हम क्वेश्चन आंसर कराते वक्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब सम्स करेंगे ना, तब एक एडजस्टमेंट हम वहीं पे कराएगा सम्स में। फिलहाल ये वाला एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सीडेंटल लॉस ऑफ गुड्स। मेरे गोडाउन में बेटा आग लग गया। मेरे गोडाउन में ना 10,000 का सामान था, 10,000 का स्टॉक था, वो जल गया। 10,000 कॉस्टिंग का गुड्स जल गया। मेरे को इंश्योरेंस कंपनी 7,000 रुपया देने को तैयार है। इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलने वाला है? मिलने वाला है, मिला नहीं है, मिलेगा। कितना का? इंश्योरेंस कंपनी आया, चेकिंग किया, उसको लगा कि 7,000 का माल खराब हुआ, बाकी 3,000 का माल मेरी गलती से जला है। तो जो मेरी गलती से जले उसके लिए वो लोग क्लेम नहीं देगा। तो गुड्स तो जला 10,000 का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट किया 7,000 रुपया का। तो मेरे को नेट लॉस कितना का होगा? 3,000। तो ये 3 जगह इंपैक्ट होगा। पहला इंपैक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में पूरा का पूरा गुड्स लॉस बाय फायर बोल के 10,000 चला जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पूरा का पूरा गुड्स लॉस बाय फायर बोल के पूरा चला जाएगा। गुड्स लॉस बाय फायर। ठीक है। दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? मेरे को जितना का अल्टीमेट लॉस हुआ है वो जाएगा मेरा पीएल अकाउंट में। 3,000 लॉस बाय फायर बोल के, लॉस बाय फायर बोल के 3,000 मेरा चला जाएगा पीएल अकाउंट में। और जितना मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट में पूरा 10,000 कम हो जाएगा। बेटा जी आप ओपनिंग स्टॉक या परचेज तो लिखते हो ना डेबिट में, तो मतलब सामान आता है तो डेबिट में लिखते हो। गुड जो बर्बाद हुए खत्म हो गया तो उसको कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, तो ये चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। या फिर आप चाहते तो परचेज से माइनस भी कर सकते, एक ही बात। और दूसरा इंपैक्ट, मेरे को अल्टीमेट लॉस हुआ है वही खाली पीएल में जाएगा। तो 3,000 का फाइनल नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि 7,000 तुमको मिल ही जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो 3,000 चला जाएगा पीएल में। और अब बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख देंगे इंश्योरेंस क्लेम 7,000, मतलब इतना रुपया मिलना है मेरे को। मेरा एसेट है ना, मिलेगा, मिला नहीं अब तक, मिलेगा। और अगर मिल जाता तो बैलेंस शीट में कैश या बैंक में ऐड कर देते, लेकिन एग्जाम में आपको मिल गया नहीं बोलेगा। तो सर मेरा 3 इंपैक्ट क्या हुआ? एक, ट्रेडिंग अकाउंट में फुल वैल्यू गया क्रेडिट साइड में, पीएल अकाउंट की डेबिट में गया जितना का लॉस हो रहा है, और बैलेंस शीट के एसेट में गया जितना रुपये इंश्योरेंस क्लेम मिल सकते हैं। यस सर। ठीक है। तो ये देखो एक्सीडेंटल लॉस को क्या किया, ये सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा, या फिर परचेज से माइनस कर दो, एक ही बात है। ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो या डेबिट को कम कर दो, बात तो एक ही हो गया। दूसरा इंपैक्ट सर पीएल के डेबिट में लॉस ऑफ स्टॉक चला जाएगा। और तीसरा इंपैक्ट बैलेंस शीट में यहाँ लिखा नहीं है, लिख दे रहे हैं। तीसरा इंपैक्ट यहाँ होगा बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड में चला जाएगा, क्या बोल के? इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर मान लो 10,000 का कुछ जलता और इंश्योरेंस कंपनी, या इंश्योरेंस होता ही नहीं, या इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी देने से मना कर देता, बोलता नहीं पूरा का पूरा तुम्हारा ही गलती है, तुम्हारे कारण ये गोडाउन में आग लगा है, तुमको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, तो क्या करते? ट्रेडिंग अकाउंट में पहले 10,000 क्रेडिट साइड में लिखते, लॉस बाय फायर। ठीक है। देन उसके बाद पीएल अकाउंट में अल्टीमेट लगा टोटल 10,000 ही लॉस ऑफ स्टॉक करके डेबिट साइड में लिख देते। वेरी गुड। मतलब बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाता, क्योंकि हम लोगों को कुछ मिला नहीं तो कोई एसेट नहीं। हाँ। और अगर मान लो इंश्योरेंस, मेरे को 10,000 का मेरा स्टॉक जला और इंश्योरेंस कंपनी पूरा 10,000 देने को रेडी हो जाती, तो फिर पीएल में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ होता फिर?
बैलेंस शीट के एसेट में। परफेक्ट। से क्लेम मिल जाए तो क्लेम मिलना बाकी है तो इंश्योरेंस क्लेम बोल के लिख देंगे, और अगर बोले क्लेम रिसीव्ड तो फिर कैश या बैंक बैक कर देते क्योंकि पैसा आ गया। जाता तो एसेट में ही, जितना मिल गया या मिलना बाकी। एग्जाम में सर आपको कभी भी मिल गया नहीं बोले, हमेशा बस बोलेगा इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड रख ले, मतलब इंश्योरेंस कंपनी मान ली है क्या इतना रुपये तुमको मिले। ठीक है, ये था बेटा 16-17 जो भी एडजस्टमेंट है। एक बचा है सर, वो क्या है वो खाली वो बता दीजिए, बाकी सब में नेक्स्ट क्लास में तो करेंगे। एक क्वेश्चन होता है मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन, उसमें तुमको 2 टाइप का स्टोरी देगा कि मैनेजर को जो रेम्यूनरेशन जो देना है ना ऑन नेट प्रॉफिट देना है। एक बोलता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक बोलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो उसका कैलकुलेशन और उसका प्रेजेंटेशन सिंपल है, पीएल के डेबिट में जाएगा और देना बाकी इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। प्रेजेंटेशन एकदम नॉर्मल है, जैसे कि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या होता है, पीएल के डेबिट में जाता है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। वही इम्पैक्ट इसका होगा, लेकिन कैलकुलेशन में आपको 2 टाइप का स्टोरी देता है। तो नेक्स्ट क्लास में जब सम करेंगे तो वही उस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। क्लीन है बात। अब इनका ये जितना एडजस्टमेंट के इन सब का जनरल एंट्री भी हम यहाँ दिया नीचे पीडीएफ में। देखो जैसे क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसीलिए तो देखो बैलेंस शीट में चला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक और ट्रेडिंग अकाउंट के चला जाएगा क्रेडिट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एंट्री क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, वेजेस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो देखो एक्सपेंस को बढ़ा रहे हैं तो पीएल में या ट्रेडिंग में जहाँ पर भी एक्सपेंस का नाम है वहाँ ऐड हो गया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देना बाकी इसलिए लायबिलिटी में चला गया। वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंस का एंट्री क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो उस एक्सपेंस में क्योंकि एडवांस पेमेंट है तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट में चला गया, और हम एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहे हैं इसलिए वहां से माइनस हो गया, है ना। ट्रीटमेंट तो यही कर रहे हैं ना ऊपर, हम आपको खाली जनरल सिखा रहे हैं उसको। एक्लूड इनकम का क्या होता है, सर इनकम मिलना बाकी इसलिए आपका एसेट बोल के डेबिट हो गया तो बैलेंस शीट के एसेट में चला जाता, और क्योंकि आप इनकम को क्रेडिट करें मतलब इनकम को बढ़ाना है इसलिए इनकम में ऐड हो जाता। वैसे ही अनअर्न इनकम या प्री रिसीव्ड इनकम जिसको बोलते हो, प्री रिसीव्ड का दूसरा नाम है अनअर्न इनकम। तो अनअर्न इनकम एक लायबिलिटी है, मेरा एडवांस पैसा मिल गया तो लायबिलिटी में चला गया इसलिए क्रेडिट किए, और दूसरा बात इनकम को डेबिट करें मतलब इनकम को घटाना है इसलिए इनकम से माइनस कर देते। डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरे एसेट का वैल्यू कम करता है तो एसेट को रिड्यूस कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में माइनस कर दे रहे हैं। देखो, और डेप्री एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस से डेबिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है तो पीएल के डेबिट में लिख देते हैं, ले जाए। ठीक है ना। बैड डेट टू डेटर एंट्री होता है क्योंकि बैड डेट एक एक्सपेंस है तो बैड डेट डेबिट होता है, और बैड डेट मेरे डेटर का वैल्यू रिड्यूस करता है इसलिए टू डेटर होता है। डेटर का वैल्यू कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, डेटर एक एसेट है, एसेट का वैल्यू रिड्यूस होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो सर डेटर में बैलेंस शीट में माइनस कर देते हैं, जबकि बैड डेट एक एक्सपेंस है तो पीएल में लिख देते हैं डेबिट में। ठीक बात। ये जितने भी दुनिया के प्रोविजन है ना बेटा, एक नया बात याद करके जाना इस क्लास से, दुनिया का जितना भी प्रोविजन है सर सारा प्रोविजन किस अकाउंट की मदद से बनता है, पीएल अकाउंट की मदद से। दुनिया का जितना प्रोविजन है सब बनता है पीएल अकाउंट की मदद से। ठीक है, क्योंकि ये डूब सकता है, अभी डूबा नहीं है बेटा जी। तो एंट्री क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, या पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन मेरे लिए ऑलवेज एक लायबिलिटी होता है, ये भी याद रखना। प्रोविजन एंड रिजर्व्स, अगर ये 2 वर्ड कभी भी सुनो ना जिंदगी में, प्रोविजन एंड रिजर्व, ये वर्ड जहां भी सुनो ये ऑलवेज क्या होगा, लायबिलिटी लायबिलिटी लायबिलिटी, ये याद रखना। ठीक है। तो देखो इन दोनों को क्रेडिट किए क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होता है, और पीएल को डेबिट कर रहे हैं, तभी तो इनका ट्रीटमेंट क्या बताया थे, पीएल के ले जाके लिख देंगे डेबिट में, और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, एसेट से डेटर से माइनस। ठीक है।
वैसे ही देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है तो खर्चा को डेबिट किए, मतलब एक्सपेंसेस में ऐड किए पीएल में, और कैपिटल को बढ़ा दिए क्योंकि अभी दिए नहीं है, देना बाकी है इंटरेस्ट। तो कैपिटल को बढ़ाएगा क्योंकि ओनर कुछ भी बिजनेस से पाता है उसकी क्या बोलते हैं, ओनर कुछ भी बिजनेस से पाता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ ओनर कुछ भी बिजनेस से पाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। ओनर कुछ भी पाए उसको कैपिटल बोलते हैं। तो ये इंटरेस्ट इसीलिए कैपिटल में ऐड हो जा रहा है क्योंकि ओनर पाता है, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे और पीएल में डेबिट में लिख देंगे कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। वैसे ही ड्राइंग, ओनर से बिजनेस कुछ भी पाता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ओनर पैसा निकाला है बिजनेस से, बिजनेस उस पर इंटरेस्ट पाता है इसलिए उसका इनकम है, तो पीएल के क्रेडिट में लिख दिए इनकम को। लेकिन ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग बढ़ रहा है ना, क्योंकि बिजनेस ओनर से पाता है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेम थिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक्सपेंस है और लोन एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है मेरा, तो लोन में जाके ऐड हो जाएगा और ये पीएल के डेबिट में लिख देंगे। सिमिलरली अगर उल्टा है, हम किसी को लोन दिए तो लोन वर्ड मत यूज करो, यहाँ पे आप वर्ड यूज करो इन्वेस्टमेंट। लोन्स एंड एडवांसेस बोलते हैं वैसे, उसको तुम लिख सकते हो लोन्स एंड एडवांसेस। तो मेरा एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट किए, मतलब एसेट में ले आके ऐड कर दिए बैलेंस शीट में, और इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस का इनकम है, इनकम को क्रेडिट किए, पीएल के क्रेडिट में ले जाके लिख दें। ठीक है। अगला 16, एक बार 15 नंबर को मत देखो, 16 और 17 को देखो। 16 में क्या हुआ, पहले एडवर्टीजमेंट टू परचेज, वैसे ही चैरिटी टू परचेज। अगर गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग टू परचेज। ये एंट्री तो आप सीखे जो स्पेशल केस सीखते हैं। तो ये था आपका एंट्री से भी लिंक और आपका सारा ट्रीटमेंट कहाँ किसका इफेक्ट जाएगा। इस वीडियो को एक बार दोबारा गो थ्रू करना।